हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसके कटारिया एंड वेलकम अगेन ऑन स्काई एजुकेट क्लासेज। तो डिस्कस करेंगे सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों पर। यह है वीडियो का पार्ट थर्ड। इससे पहले वाले दो भाग अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं कि हम कहां पर चल रहे थे और अभी हम कहां तक पहुंच गए हैं अपने पाठ्यक्रम में। तो यह है अपना सिलेबस, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान या अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति। वीडियो के पिछले दो भागों में हमने इस टॉपिक को पढ़ लिया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बच गए थे वो इस वीडियो के साथ मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो शुरू की 2-3 स्लाइड में हम इसकी बची हुई चीजें देखेंगे और इसके बाद में हम सेकेंड टॉपिक को इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो सेकेंड टॉपिक यानी आज की इस वीडियो का मेन विषय या मूल टॉपिक वो जो रहेगा वो है कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप एवं विमर्श। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस फर्स्ट यूनिट में जो चीजें बच गई हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। 2 या 3 स्लाइड में हम उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इस सेकेंड टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। तो यहां पर मैं आपको कुछ फैक्ट जो बताऊंगा वो एनसीएफ 2005 से रिलेटेड हैं, यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। 2005 में इसको लागू किया गया था और उसमें सामाजिक अध्ययन के शिक्षण से रिलेटेड कुछ बिंदु बताए गए हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन जो है इसमें 5 विषय होते हैं। कितने विषय होते हैं? 5 विषय होते हैं। एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि सर सामाजिक अध्ययन में कितने विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो मूल रूप से वीडियो के पिछले 2 भागों में आपको मैं बता चुका हूं कि सामाजिक अध्ययन में कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया है। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि फिक्स कितने विषय हमें पढ़ने चाहिए, तो आप सहारा ले सकते हैं एनसीएफ 2005 का, जो ये कहता है कि सामाजिक अध्ययन में 5 विषय होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखिएगा। इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, जिसको आप राजनीति विज्ञान भी कहते हैं। इन 3 विषयों को शुरू से ही सामाजिक अध्ययन में शामिल माना गया था, यानी 1893 में यह माना गया था कि सामाजिक अध्ययन में इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र इनको शामिल किया जाना चाहिए और शामिल कर दिया गया था 1893 में। उसके बाद 1911 में समाज शास्त्र को इसमें शामिल किया गया और इसके बाद भूगोल को भी 1961 में इसमें शामिल कर दिया गया। तो इस तरह से सामाजिक अध्ययन में कुल कितने विषय शामिल किए जाते हैं? 5 विषय। ठीक है, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र और भूगोल। इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र को 1893 में शामिल किया गया, समाजशास्त्र को 1911 में और भूगोल को 1961 में। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार आप ये बता सकते हैं कि 5 विषय इसमें होते हैं। अब यहां पर यह भी आपको ध्यान से समझना है कि एनसीएफ 2005 आगे ये कहता है कि सामाजिक अध्ययन या पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण एक समग्र विषय के रूप में किया जाना चाहिए, यानी कि इन सभी विषयों को शामिल करके एक विषय इसका बनाया जाकर समग्र विषय के रूप में इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी कि जो सामाजिक अध्ययन या विज्ञान जो है, सामाजिक अध्ययन या पर्यावरण अध्ययन जो है, इसमें संपूर्ण विषय को शामिल करते हुए एक समग्र विषय, एक इकट्ठा विषय के रूप में इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। अब यहां पर कुछ और बिंदु हैं, वो भी ध्यान से समझिएगा। एनसीएफ 2005 ने यह कहा कि कक्षा 3 से 5 में पढ़ाए जाने वाले पर्यावरण अध्ययन विषय को 6 भागों में बांटा जाता है। यानी एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन को 6 भागों में बांटा। अब यहां पर देखिए, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन ये शब्द बार बार आएगा, तो ध्यान से समझना है। ये एक ही चीज होती है, लेकिन इसको अलग अलग स्तरों के अनुसार अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, लेकिन इसकी कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होती। ध्यान रखना है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया तो जाता है, लेकिन कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होती। शिक्षक अपने विवेक से पर्यावरण अध्ययन के बारे में बच्चों को बताता है, अपने आसपास के वातावरण को दिखाता है, प्रश्न पूछता है, उनके आंसर देता है और इसी तरह से वह प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से कक्षा 1 और 2 को पर्यावरण अध्ययन विषय का अध्ययन करवाता है। लेकिन बात यहां पर कक्षा 3 से 5 की है, तो कक्षा 3 से 5 में
पर्यावरण अध्ययन विषय पढ़ाया जाता है और इसकी पाठ्य पुस्तक भी होती है, और उस पाठ्य पुस्तक को 6 भागों में बांटा हुआ होता है। कौन कौन से 6 भाग देखिएगा। पहला भाग होता है परिवार और मित्रों से संबंधित पर्यावरण अध्ययन में। दूसरा होता है भोजन से संबंधित, तीसरा पानी, चौथा यात्रा, पांचवा आवास, और छठवां भाग जो है उसमें हम जो करते हैं और हम जो बनाते हैं उसके बारे में अध्ययन करवाया जाता है। तो इस तरह से कक्षा 3 से 5 में पर्यावरण अध्ययन विषय 6 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, ये याद रखना है। अब यहां पर देखिए, कक्षा 1 और 2 पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक इन कक्षाओं में नहीं होती है, लेकिन पर्यावरण अध्ययन को शिक्षक जो है वो प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से पढ़ाता है, जो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब यहां पर देखिए, सामाजिक अध्ययन की यदि हम बात करें कि सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है बालकों का सामाजिकरण करना। और पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन अलग अलग स्तरों पर इस बुक का अलग अलग नाम होता है। तो पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है वो होता मिलता जुलता ही है, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है, और सामाजिक अध्ययन में भी कुछ डिफरेंस होता है। तो परीक्षा में यदि सामाजिक अध्ययन पूछा जाए तो आप पर्यावरण अध्ययन के मुख्य उद्देश्य को न बता दें कहीं गलती से, सामाजिक अध्ययन का ही बताएं। तो सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है बालकों का सामाजिकरण करना, और पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है बालकों को आसपास के सामाजिक, भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। समझ गए दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बालकों का सामाजिकरण करना, और पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बालकों को आसपास के सामाजिक, भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। यहां पर आपको यह लग रहा होगा कि कहीं पर तो मैं इसको पर्यावरण अध्ययन बोल रहा हूं, कहीं पर सामाजिक अध्ययन बोल रहा हूं, और कहीं पर सामाजिक विज्ञान बोल रहा हूं। तो ये क्या सिस्टम क्या है, ये कंफ्यूजन हो सकता है यहां पर। तो आपको ध्यान से समझना है, सामाजिक अध्ययन को प्रत्येक स्तर पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम हैं वो ध्यान से देखिएगा। पूर्व प्राथमिक स्तर पर इसको पर्यावरण अध्ययन ही कहते हैं, जिसकी कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होती है, और ये कक्षा 1 और 2 इसमें शामिल की गई है। तो पूर्व प्राथमिक, देखिए पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक, इस तरह से आप इसको समझेंगे। तो पूर्व प्राथमिक कक्षा 1 और 2 को यहां पर कहा गया है पर्यावरण अध्ययन के रूप में हम शिक्षण करवाते हैं, लेकिन इसकी कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होती है। फिर प्राथमिक स्तर आता है 2 के बाद में कक्षा 3 से 5 तक, यहां पर पाठ्य पुस्तक होती है, यह ध्यान में रखना है। केवल 1 और 2 में ही नहीं होती, बाकी सब में होती है। तो प्राथमिक स्तर में 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन के रूप में ही पढ़ते हैं, जिसकी पाठ्य पुस्तक भी होती है। इसके बाद में उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8, और कक्षा 6 से 8 में इसको हम सामाजिक अध्ययन पढ़ते हैं। यानी पहले पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे थे कक्षा 5 तक तो, लेकिन कक्षा 6 में आते आते इसे हम सामाजिक अध्ययन पढ़ते हैं, और 6 से 8 तक सामाजिक अध्ययन ही पढ़ते हैं। इसके बाद कक्षा 9 में हम इसको सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, और कक्षा 10 में भी इसे हम सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं। और इसके बाद में इसमें जो विषय शामिल हैं उनको सेपरेट करके आगे की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, जैसे कि राजनीतिक विज्ञान एक अलग विषय है, समाजशास्त्र एक अलग विषय है, भूगोल एक अलग विषय है, इस तरह से भी अलग से पढ़ाया जाता है। तो यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि पूर्व प्राथमिक में पर्यावरण अध्ययन, प्राथमिक में भी पर्यावरण अध्ययन, उच्च प्राथमिक में सामाजिक अध्ययन, और माध्यमिक स्तर पर इसको हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपके नहीं रहना चाहिए, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि सामाजिक अध्ययन में मानव से लेकर विश्व तक का अध्ययन होता है। यानी अध्ययन स्टार्ट कहां से होता है? मानव से, और कहां तक जाता है? विश्व तक। अब ये किस तरह से चलता है अध्ययन देखिएगा। सबसे पहले मानव के बारे में इसमें बताया जाता है कि मनुष्य जो है उसका वजूद क्या है, वो कहां है, कौन से समाज में है, उसकी स्थिति क्या है समाज में। उसके बाद में परिवार का अध्ययन करवाया जाता है, उसके बाद समुदाय का, समुदाय के बाद समाज का, समाज के बाद राज्य, राज्य के बाद राष्ट्र, और राष्ट्र के बाद विश्व। तो मानव से स्टार्ट होकर विश्व तक पहुंचता है। और आप इस कड़ी को इस तरह से भी जोड़कर पढ़ सकते हैं कि कई सारे मानव मिलकर के परिवार बनाते हैं,
और कई सारे परिवार मिलकर के समुदाय बनाते हैं, कई सारे समुदाय मिलकर के समाज, और समाजों का समूह है राज्य, राज्यों का समूह है राष्ट्र, और राष्ट्रों का समूह है विश्व का निर्माण करता है। तो इसका अध्ययन मानव से शुरू होकर के विश्व तक जाता है। तो सामाजिक अध्ययन में हम बच्चे को मनुष्य के बारे में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, परिवार, समुदाय, समाज, राज्य और राष्ट्र से होते हुए विश्व तक की सैर हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत विद्यार्थियों को करवाते हैं। तो अब एक बार आप फिर से सिलेबस देखिए। सामाजिक अध्ययन का ये सिलेबस जो है, इसमें हम फर्स्ट बिंदु इसका कंप्लीट पढ़ चुके हैं। हालांकि पिछले 2 वीडियो में ही इसको हम कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन एनसीएफ के कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको नहीं बताए थे, तो वो मैंने इस वीडियो में कवर करवा दिए हैं। तो ये चीज़ें भी आप ज़रूर याद कर लें, इनको समझ लें और पढ़ लें। इनमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में। तो अब हम इसके पॉइंट नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। कक्षा कक्ष की प्रतिक्रियाएं, क्रियाकलाप एवं विमर्श, ये अपना सेकंड टॉपिक है। इसको अब हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि कक्षा कक्ष की प्रतिक्रियाएं, सामाजिक अध्ययन का जो कक्षा कक्ष है या जो क्लासरूम है, उसका माहौल किस तरह का होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होनी चाहिए, क्या क्रियाकलाप होना चाहिए और किस तरह का विचार विमर्श उसमें होना चाहिए, उस पर परिचर्चा करेंगे हम इस टॉपिक के अंतर्गत। और यहाँ पर यही बताया गया है कि सामाजिक अध्ययन का अध्ययन किस तरह से करवाया जाना चाहिए, कक्षा का माहौल किस तरह का होना चाहिए और कौन कौन सी सामग्री कक्षा में होनी चाहिए, अध्यापक और बच्चे के बीच की अंतः क्रिया या क्रियाकलाप है वो किस तरह का होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टॉपिक, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं। तो देखिएगा, कक्षा कक्ष की प्रतिक्रियाओं और क्रियाकलापों में क्या होता है। सामाजिक अध्ययन की अनुभूति, ज्ञान और मूल्यों का अधिगम कराने के लिए शिक्षक व विद्यार्थियों के बीच अंतः क्रियाएं होती हैं। यानी सामाजिक अध्ययन की कक्षा में क्या होता है, अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में अंतः क्रिया, विचार विमर्श, वार्तालाप होती है। किसको लेकर, अपनी विषय वस्तु को लेकर। कौन सी विषय वस्तु, सामाजिक अध्ययन के ज्ञान को लेकर, सामाजिक अध्ययन के मूल्यों को लेकर, सामाजिक अध्ययन की अनुभूति को लेकर कि मनुष्य के बाद में परिवार, समुदाय, समाज, राज्य, राष्ट्र, विश्व, इन सभी का ज्ञान कराने के लिए जो अध्यापक और छात्र के बीच में जो क्रियाकलाप होते हैं उनको हम कक्षा कक्ष की प्रतिक्रियाएं कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कक्षा कक्ष में जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। आप इसको रियलाइज कर सकते हैं कि आप कक्षा में बैठे हैं और सामाजिक अध्ययन की कक्षा चल रही है और अध्यापक और आपके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह का होता है। विद्यार्थियों को अपने जीवन के संबंध में नए आयामों, नए पक्षों एवं क्षेत्रों से अवगत कराया जाता है। सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन विषय में आने वाली विषय वस्तु के प्रति समझ विकसित की जाती है ताकि विद्यार्थी सामाजिक सत्यता का यथार्थ विश्लेषण कर सकें। यानी शिक्षक का कर्तव्य यह रहता है कि विद्यार्थी को वो समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, परिवार के बारे में और विश्व के बारे में बताए और सामाजिक अध्ययन की जो संपूर्ण विषय वस्तु है उसके प्रति बच्चे की एक समझ विकसित कर दे। देखिए, विषय वस्तु के प्रति समझ विकसित कर देना ताकि विद्यार्थी स्वयं की अवधारणा बना सके और समाज को समझ सके। समाज में वह समाज की जो यथार्थ सत्यता है कि समाज कहाँ पर है, क्या समाज में हो रहा है, क्या राष्ट्र में हो रहा है और उसकी भूमिका उस राष्ट्र और समाज में क्या है। यानी उस विद्यार्थी की उस समाज में क्या भूमिका है, उस राष्ट्र में क्या भूमिका है और विश्व में उसकी क्या भूमिका है, क्या योगदान वो दे सकता है, अभी उसकी स्थिति क्या है। इस तरह की समझ विद्यार्थी में विकसित कर देना ताकि वह राष्ट्र के लिए कुछ कर सके, अपने परिवार के लिए कुछ कर सके, समाज के लिए कर सके, समुदाय के लिए कर सके और उसके बाद विश्व के लिए भी वो कुछ कर सके। तो सामाजिक अध्ययन की कक्षाओं में बच्चे में ये समझ विकसित की जाती है कि वास्तव में विद्यार्थी जो है उसकी सामाजिक स्थिति और सामाजिक सत्यता क्या है, इसका यथार्थ विश्लेषण वो कर सके।
तो अब हम कक्षा कक्ष के एक एक बिंदु से होकर गुजरेंगे कि शिक्षक और विद्यार्थी में जो क्रियाकलाप होते हैं सामाजिक अध्ययन की कक्षाओं में, वो किस तरह से होकर गुजरते हैं और किस तरह से बच्चे में ये समझ विकसित की जाती है। तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, कक्षा कक्ष की प्रतिक्रियाओं में सबसे पहला बिंदु होता है मनः स्थिति का निर्माण करना, यानी बच्चों को मानसिक रूप से सामाजिक अध्ययन की कक्षाओं के लिए तैयार करना, कक्षा में एक माहौल बनाना कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, उसके प्रति रुचि जागृत करते हुए बच्चों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न कर देना, ताकि बच्चे ध्यानपूर्वक उसको समझ सकें और समझने के बाद अधिगम कर सकें। अधिगम क्या होता है? सीख कर और व्यवहार में परिवर्तन कर लेना। जैसे कोई नई चीज बताई, बच्चे ने वो सीखा, उसे वो अच्छी लगी और सीख कर के व्यवहार में परिवर्तन कर लिया और अब वह आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो मनः स्थिति का निर्माण करना, कक्षा में इस तरह का माहौल बनाना कि विद्यार्थियों का मन पढ़ने के प्रति जागृत हो, तत्परता उनमें आ जाए। तो एक बार इनका सबका नाम देख लीजिए, मैं एक एक करके आपको सब समझाऊंगा कि मनः स्थिति का निर्माण किया जाता है। उसमें अनुदेशन पूर्व क्या होता है, अनुदेशन अंतर्गत क्या होता है, आगे वाली स्लाइड में जस्ट मैं आपको यही बिंदु समझाऊंगा। उसके बाद में प्रश्न पूछना, परिप्रश्न पूछना, विराम या ठहराव, पुनर्बलन, फीडबैक, शिक्षार्थी सहभागिता को प्रोत्साहित करना, अनुबोधन, शैक्षिक संप्रेषण, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण, ये सारी चीजें क्या है? ये कक्षा कक्ष की प्रतिक्रियाएं हैं जो कक्षा कक्ष में अध्यापक विद्यार्थियों के सहयोग से करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा कि ये उन प्रतिक्रियाओं के नाम हैं। अब ये प्रतिक्रियाएं जो है, इनमें क्या क्या किया जाता है वो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले मनः स्थिति का निर्माण, अनुदेशन पूर्व और अनुदेशन अंतर्गत, ये दो मेन टॉपिक होते हैं इसमें। ये क्या है तो देखिएगा, कक्षा में अधिगम हेतु शिक्षार्थियों की सहभागिता एवं मानसिक तत्परता के लिए मनः स्थिति को तैयार किया जाता है। देखिए, विद्यार्थियों की सहभागिता किसके लिए? अधिगम के लिए। अधिगम अर्थात विद्यार्थी सीखें और सीखकर व्यवहार में परिवर्तन करें। इसके लिए पहले विद्यार्थियों को तैयार करना कि वो सीखने के लिए तैयार हो जाएं। तो इसके लिए अध्यापक क्या जांचता है कक्षा में आते ही? शिक्षार्थियों की सहभागिता, कि सारे बच्चे सीखने के लिए तैयार हैं या नहीं है। सभी बच्चों को एक साथ सहभागी बनाना और मानसिक रूप से तैयार करना सीखने के लिए, मानसिक तत्परता के लिए उनके मनः स्थिति को तैयार करना कि सारे बच्चे अब एक्टिव होकर के एक माहौल बन चुका है और पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो ये माहौल बनाने के लिए शिक्षक दो कार्य करता है, अनुदेशन पूर्व और अनुदेशन अंतर्गत। अनुदेशन पूर्व क्या है? देखिए, वो अनुदेशन देता है, कुछ बच्चों को बताता है। और क्या बताता है? बच्चों की मनः स्थिति का निर्माण करने के लिए जो प्रकरण वो पढ़ाएगा। देखिए, अभी प्रकरण पढ़ाना स्टार्ट नहीं हुआ है, कक्षा में अध्यापक आ चुका है। आप इस चीज को ऐसे रियलाइज करें, ऐसे समझें, आप महसूस करें कि आप कक्षा में हैं, अध्यापक कक्षा में आ गए हैं। तो आते ही वो सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले वो कुछ प्रश्न पूछेंगे, कुछ चीजें बताएंगे, उसके बाद में वो टॉपिक शुरू करेंगे। तो इसको अनुदेशन पूर्व कहते हैं। तो वो क्या करते हैं? शिक्षार्थियों को प्रकरण और उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में पहले बता देते हैं। यानी अपना चैप्टर स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले उसकी जो मुख्य बिंदु हैं, जो मेन उसका सारांश जो है, उसकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो आपको पहले बताएंगे। एक ग्राउंड बनाएंगे कि बच्चों को कुछ तो पता चले उस विषय वस्तु के बारे में, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरह से आप इस विषय वस्तु को समझेंगे। तो जो प्रकरण है आपका, जो विषय वस्तु है, उसके बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में आपको पहले बता दिया जाता है। और इस तरीके को हम क्या कहते हैं? अनुदेशन पूर्व, यानी प्रकरण को पढ़ाए जाने से पहले बता देना अनुदेशन पूर्व कहलाता है। और एक अनुदेशन अंतर्गत, यानी प्रकरण को प्रस्तुत करने के लिए विद्यार्थियों के आरंभिक व्यवहार का परीक्षण इसमें किया जाता है। यानी आप प्रकरण जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो अब अध्यापक क्या करता है? विद्यार्थियों के व्यवहार को जांचता है, जिसको हम अनुदेशन अंतर्गत कहते हैं। किस तरह से जांचता है? कि विद्यार्थी अब पढ़ने के लिए तैयार हैं या नहीं है। यानी पहले उसने क्या किया? अनुदेशन पूर्व, यानी पढ़ाने से पहले अनुदेशन उन्होंने कर दिया है, प्रकरण की मुख्य बिंदु पहले बता दी है,
और उसके बताने के बाद अब वो कक्षा में ये जांचेगा कि विद्यार्थियों का व्यवहार अब कैसा है, पढ़ने के लिए तैयार है या नहीं है। तो अनुदेशन अंतर्गत वो कुछ इस तरह की बातें आपसे पूछेगा जिससे उसको ये पता चलेगा कि आप परीक्षण के लिए तैयार हैं या नहीं है। तो प्रकरण को प्रस्तुत करने के लिए विद्यार्थियों के आरंभिक व्यवहारों का परीक्षण अनुदेशन अंतर्गत किया जाता है कुछ प्रश्नों के द्वारा। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट था मनः स्थिति का निर्माण करना, उसमें अनुदेशन पूर्व और अनुदेशन अंतर्गत किस तरह से बच्चों की मानसिक स्थिति को तैयार किया जाता है, उनको तत्पर किया जाता है कक्षा में अधिगम के लिए। अब परीक्षा में यदि पूछा जाए कि अनुदेशन पूर्व क्या होता है और अनुदेशन अंतर्गत क्या होता है, तो याद रखना है पढ़ाने से पहले प्रकरण के बारे में बता देना अनुदेशन पूर्व है, और अनुदेशन अंतर्गत क्या होता है, कक्षा आरंभ करने से पहले विद्यार्थियों की स्थिति जांचना कि क्या वो मेरे अनुदेशन पूर्व से अधिगम के लिए तैयार हैं या नहीं है, और कुछ प्रश्न हुए कक्षा को प्रारंभ करने के लिए वो अनुदेशन अंतर्गत कुछ बातें आपको बताता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है परिप्रश्न या प्रश्न पूछना। देखिए क्या होता है, इसको समझिएगा। परिप्रश्न या प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, शिक्षार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना और उनका परीक्षण करना। देखिए अध्यापक कक्षा में आ चुके हैं, उन्होंने अनुदेशन पूर्व आपको कुछ बताया है, उसके बाद में उन्होंने जांच लिया है कि आप पढ़ने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। तो अब वो आपसे कुछ प्रश्न पूछता है और विद्यार्थियों की सहभागिता प्राप्त करने के लिए, उनका ध्यान अधिगम कार्यों की ओर आकर्षित करने के लिए वो प्रश्न पूछता है। और प्रश्न वो उस प्रकरण से संबंधित ही पूछता है ताकि उसको ये पता चले कि वो जो पढ़ा रहा है उसमें आपकी रुचि है या नहीं है। वो आपसे जस्ट पूछेगा कि मैंने आपको क्या बताया था अभी, इसके बारे में आप क्या जानते हो। तो बच्चे क्या करेंगे, सभी ध्यान देंगे एक साथ शिक्षक पर और एक्टिव हो जाएंगे और उसकी जो अधिगम सामग्री है उस पर ध्यान देंगे। तो अधिगम में उनकी रुचि को जागृत करने के लिए और अपने शिक्षण के संबंध में प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। कि वो पढ़ाते पढ़ाते बीच में आपको ये पूछेगा कि मैंने अभी अभी आपको ये जो बताया इसके बारे में बताओ, या कोई भी प्रश्न पूछ लिया, कोई भी फैक्ट उसमें आया वो बताते हुए चला गया, उसने अचानक रोक के किसी स्टूडेंट से पूछ लिया, तो उससे उसको प्रतिपुष्टि मिलेगी, फीडबैक मिलेगा कि बच्चा वास्तव में वो जो पढ़ा रहा है वो समझ रहा है या नहीं है। यानी मान लीजिए कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते बीच में रुककर किसी स्टूडेंट को कोई प्रश्न पूछ लिया, तो इससे दो बातें क्लियर हो गई कि उस स्टूडेंट का उसके पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु में ध्यान है या नहीं है, और दूसरी चीज उसकी जो विधि है पढ़ाए जाने की, उससे वो विद्यार्थी कितना समझ पा रहा है। अगर विद्यार्थी अच्छे से समझ पा रहा है तो जवाब वो एकदम अच्छा देगा, और यदि विद्यार्थी उसके पढ़ाए जाने से नहीं समझ पा रहा तो अध्यापक को एक प्रतिपुष्टि मिलेगी, एक फीडबैक मिलेगा, और वो तुरंत उसमें परिवर्तन करके अच्छे से अधिगम आपको करवाएगा। तो प्रश्न पूछने का उद्देश्य यही होता है कि विद्यार्थियों को अधिगम में शामिल करना, कि सभी विद्यार्थी समान रूप से उसके पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु में शामिल हैं या नहीं है। तो इसका परीक्षण हो जाता है, उसकी जांच हो जाती है प्रश्न पूछने से। अब प्रश्न कैसा होना चाहिए, प्रश्न संगठित होने चाहिए, अनावश्यक शब्द उसमें नहीं होने चाहिए ताकि बच्चे कंफ्यूजन में ना रहें और आपके प्रश्न का उत्तर दे पाएं, प्रश्न का मतलब समझते हुए कि वास्तव में क्या पूछा जा रहा है और उसे क्या उत्तर देना है। प्रश्न को कक्षा में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही एक बच्चे को हम प्रश्न पूछ रहे हैं, सभी बच्चों को बारी बारी से समान रूप से प्रश्न पूछने चाहिए ताकि सभी विद्यार्थी एक्टिव रहें, सभी विद्यार्थियों के अंदर ये रहे कि हाँ मेरा भी नंबर आ सकता है, मुझसे भी कुछ पूछा जा सकता है, इसलिए वो एक्टिव रहेगा। तो प्रश्न क्या होने चाहिए, संगठित होने चाहिए, अनावश्यक शब्द उसमें नहीं होने चाहिए, और कक्षा में समान रूप से वितरित होने चाहिए सभी प्रश्न। देखिए 3 तरह के प्रश्नों की यहां पर बात की गई है, कार्य पालन संबंधी प्रश्न, व्याख्यानगत प्रश्न और प्रत्यास्मरण प्रश्न। कार्य पालन संबंधी प्रश्न क्या होते हैं, जैसे बच्चों को आदेश दे दिया कि हाँ भाई पेज नंबर 15 खोलिए, तो सारे बच्चे एक साथ पेज नंबर 15 खोलते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि सारे बच्चों ने आपने जो कार्य बोला वो किया कि नहीं किया। तो कार्य पालन संबंधी प्रश्न हो गए। इससे ये भी वेरीफाई होता है कि कौन से बच्चे ने नहीं खोला।
अगर वो नहीं खोल रहा इसका मतलब वो आपकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहा, आपके कार्य का पालन नहीं कर रहा, या आपके पढ़ाने में उसकी रुचि नहीं है। और सभी बच्चे फटाक से यदि पृष्ठ नंबर 15 बोला तो 15 खोलते हैं, 17 बोला तो 17 खोलते हैं, तो इससे वेरीफाई होता है कि हाँ सभी बच्चे एक्टिव हैं और वो आपके पढ़ाए जाने पर उनका पूरा ध्यान है। दूसरे तरह के प्रश्न होते हैं व्याख्यानगत प्रश्न। इसमें क्या होता है, शिक्षक व्याख्या के दौरान विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है परंतु उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करता, उसका उत्तर दे देता है। यानी व्याख्यान चल रहा है शिक्षक का और वह विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी दे रहा होता है और उसी समय वो आपसे कोई प्रश्न करता है लेकिन बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए तुरंत उत्तर दे देता है। यह भी एक शिक्षण की विधि है। इससे विद्यार्थी एक सेकंड के लिए एक्टिव होते हैं सारे के सारे कि हाँ किसी से पूछेंगे, लेकिन तुरंत फिर उनको उत्तर भी मिल जाता है, तो व्याख्यान भी डिस्टर्ब नहीं होता और विद्यार्थी एक्टिव भी रहते हैं। तो इस तरह के प्रश्न व्याख्यान के अंतर्गत पूछे जाते हैं और बच्चे के आंसर की प्रतीक्षा नहीं करते हुए अध्यापक तुरंत उसका आंसर भी दे देते हैं। आपने देखा होगा ऐसा अक्सर कक्षाओं में शिक्षक करते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है प्रत्यास्मरण प्रश्न। देखिए, ऐसे प्रश्न पूछना जिनके उत्तर शिक्षार्थी अपनी स्मृति के आधार पर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, विषय वस्तु आपको पढ़ा दी गई और अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो पूछेंगे तो सेम टू विषय वस्तु में उसका रियल एज इट इज आंसर मिल जाएगा, जैसा उसमें लिखा हुआ है वैसा का वैसा आंसर देना होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनको हम प्रत्यास्मरण कहते हैं कि विद्यार्थी को उसके बारे में थोड़ा सा खुद को भी सोचना पड़े, कुछ सामग्री उसको विषय वस्तु में मिले, कुछ उसका सेल्फ माइंड जो है वो उसमें यूज हो, कॉमन सेंस यूज करते हुए आंसर दे और अपनी स्मृति पे जोर डालते हुए उसका आंसर दे पाए, कि दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाले और उस प्रश्न का सही उत्तर दे। तो प्रत्यास्मरण यानी उसकी स्मृति में वो बात आ जाए कि इससे रिलेटेड ये चीजें हैं और वो उसका आंसर दे पाए। तो 3 तरह के प्रश्न अध्यापक को पूछे जाने चाहिए, कार्यपालन संबंधी प्रश्न, व्याख्यानगत प्रश्न और प्रत्यास्मरण प्रश्न। ठीक है, तो ये अपना दूसरा जो पॉइंट है वो हो गया प्रश्न या परिप्रश्न पूछना। पहला क्या था, मनः स्थिति का निर्माण करना। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाओं में। अगला जो बिंदु है उसका नाम है विराम या ठहराव। देखिए, विराम चिन्हों के हिसाब से एक हम रुक के चलते हैं, उसकी यहां पर बात नहीं की जा रही है। अल्प विराम, पूर्ण विराम वो एक अलग चीज है। यहां पर क्या होता है, शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक अचानक खामोश हो जाता है, विराम लेता है या ठहराव लेता है, उस विराम या ठहराव की बात यहां पर की जा रही है। देखिए किस तरह से रखा जाता है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक के द्वारा रखी जाने वाली खामोशी विराम या ठहराव है। यहां शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने या उनके उत्तर देने के बाद खामोश हो जाता है, थोड़ी देर चुप रहता है और विद्यार्थियों को सोचने, समझने और उत्तर देने का मौका देता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की सहभागिता को जांचना है। यानी शिक्षक खामोश होकर के नजर डालता है पूरी कक्षा पर और प्रश्न किसी बच्चे से पूछता है तो उसको सोचने विचारने के लिए समय भी देता है, जिसको हम विराम या ठहराव कहते हैं। यदि शिक्षक ऐसा प्रश्न पूछता है जिसके लिए विद्यार्थी को सोचने और उत्तर देने के लिए अधिक समय चाहिए तो उसको अधिक लंबा विराम या ठहराव लेना चाहिए और विद्यार्थी को समय देना चाहिए। अगला बिंदु है पुनर्बलन। पुनर्बलन को हम फीडबैक कहते हैं इंग्लिश में, प्रतिपुष्टि आप इसको कह सकते हो। तो पुनर्बलन, प्रतिपुष्टि या फीडबैक क्या होता है, इस शब्द को मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हम किसी विद्यार्थी को प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद में उसने आंसर दिया, आंसर देने के बाद हम उसको शाबाशी देते हैं या हम उसको दंड देते हैं अगर वो उसने गलत बता दिया तो, या हम उसे सकारात्मक या नकारात्मक जिस भी तरह का फीडबैक देते हैं उसको हम अपनी रिप्लाई जो भी होती है शिक्षक की प्रश्न सुनने के बाद उसको हम पुनर्बलन कहते हैं, फीडबैक, प्रतिपुष्टि। तो यहां पर क्या है कि अध्यापक विद्यार्थियों से प्रश्न का उत्तर सुनकर उन्हें पुनर्बलन प्रदान करता है, अर्थात उत्तर सुनने के पश्चात विद्यार्थियों की प्रशंसा करता है
और कभी कभी उत्तर सुनकर मुस्कुरा देता है। कौन? अध्यापक। इससे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है कि शाबाश, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। या कई बार कहता है कि शाबाश, आप सही आंसर के बिल्कुल नजदीक हो, थोड़ा सा और प्रयास करो। और कई बार अध्यापक सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। तो ये फीडबैक होता है, बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है और ऐसा करने से अधिकांश विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। इससे विद्यार्थियों की सकारात्मक सोच बन जाती है। कैसी सोच बन जाती है? सकारात्मक सोच बन जाती है। तो फीडबैक या पुनर्बलन भी कक्षा कक्ष की प्रतिक्रियाओं में जरूरी है, तो यह भी शामिल किया जाना चाहिए। अगली जो कक्षा कक्ष की प्रतिक्रिया है, इसमें यह बताया गया है कि शिक्षार्थी सहभागिता को प्रोत्साहित करना, यानी शिक्षक के द्वारा सभी विद्यार्थियों को समान रूप से सहभागी बनाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि सभी विद्यार्थी समान रूप से आगे आए, समान रूप से सभी प्रश्नों का उत्तर दें, कोई भी विद्यार्थी पीछे ना छूटे, सभी समान रूप से अधिगम कर पाएं, सीखते हुए आगे बढ़ें और सभी के अच्छे अंक आए। ठीक है, तो सहभागिता, सभी विद्यार्थियों की भागिता। शिक्षक के द्वारा क्या किया जाता है? सभी विद्यार्थियों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ विद्यार्थी जो है वो संकोच करते हैं, कुछ विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर देने में संकोच करते हैं या प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आगे नहीं आते, खड़े नहीं होते। तो शिक्षक का कर्तव्य है कि उनको प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे और उनके अंदर जो भय या संकोच या शंका जो भी है उसको बाहर निकाले और उसको प्रेरित करे, सहभागिता के लिए प्रेरित करे, ताकि कक्षा में समान रूप से सभी विद्यार्थी आगे बढ़ पाएं। इसी को कहा गया है शिक्षार्थी सहभागिता को प्रोत्साहित करना। अगली प्रक्रिया है अनुबोधन। देखिए, अनुबोधन में क्या होता है? शिक्षक प्रश्न पूछता है लेकिन उत्तर नहीं देता, बल्कि कुछ ऐसे संकेत देता है विद्यार्थियों को ताकि वो सही उत्तर तक पहुंच जाएं। देखिए, ध्यान से समझना है। अनुबोधन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को सहभागी बनाता है। सहभागी यानी विद्यार्थी, अगर शिक्षक ने उत्तर दे दिया तो बच्चा क्या करेगा? अधिगम करने की ज्यादा कोशिश नहीं करेगा। लेकिन प्रश्न पूछ लिया अध्यापक ने, अब बच्चे ने या तो उत्तर दे दिया या उसने गलत उत्तर दे दिया या सही उत्तर नहीं दिया, तो अध्यापक उनको इशारा करता है, कुछ ऐसे संकेत करता है ताकि वो सही उत्तर तक पहुंच पाए। तो ऐसा करने पर क्या होता है? सभी विद्यार्थी अपने अपने तरीके से उत्तर देने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो सहभागी बनते हैं, कोई पीछे नहीं छूटता। और जब बच्चा उत्तर देने की कोशिश करेगा तो दूसरे जो बच्चे जो संकोच करते हैं वो भी साथ में आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि हाँ, शिक्षक या अध्यापक जो हैं वो मेरी हेल्प करेंगे सही उत्तर तक पहुंचने में। तो अनुबोधन प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को सहभागी बनाना इसका उद्देश्य होता है। और कुछ परिस्थितियों में शिक्षक पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं देता, बल्कि कुछ ऐसे संकेत या सुझाव जो सही उत्तर तक पहुंचने में शिक्षार्थियों की सहायता करता है। ठीक है, कभी कभी विद्यार्थी के द्वारा उत्तर नहीं दिए जाने या गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति के पीछे उत्तर देने की विद्यार्थी की असमर्थता नहीं होती, बल्कि इसका एक दूसरा कारण होता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम विद्यार्थी से प्रश्न पूछ रहे हैं और वो उसका उत्तर नहीं दे पा रहा, हम जोर देकर के उसको बार बार पूछ रहे हैं लेकिन वो उत्तर नहीं दे पा रहा। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसको उसका आंसर नहीं मालूम या वो देना नहीं चाह रहा या उसको उत्तर नहीं आता। इसका एक दूसरा कारण हो सकता है कि कई बार आपका प्रश्न ही गलत होता है और विद्यार्थी उस प्रश्न का भाव ही नहीं समझ पाया कि उसने पूछा क्या है। तो यहां पर शिक्षक की एक जिम्मेदारी बनती है कि विद्यार्थी जब उत्तर नहीं दे पा रहा है तो अपने प्रश्न को एक बार जांचना चाहिए, और यदि प्रश्न ठीक नहीं है तो उसको स्पष्ट करना चाहिए, उस प्रश्न को सही कर देना चाहिए अध्यापक के द्वारा। और उसके बाद भी यदि विद्यार्थी उसका आंसर नहीं दे पा रहा है तो उत्तर के लिए संकेत देने चाहिए और उसके बाद में उसको सही उत्तर तक पहुंचाना चाहिए। और इस प्रक्रिया में क्या होता है? अधिगम काफी हद तक वृद्धि हो जाती है अधिगम में। यानी यहां पर क्या होता है? माइंड पे पूरा जोर डालना पड़ता है बच्चे को भी, और अध्यापक पूरा अवसर देता है अनुबोधन के द्वारा विद्यार्थी को सही उत्तर तक पहुंचने के लिए। और जब हमें किसी भी प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं होता है, थोड़ा बहुत आसपास का ही पता होता है, तो हम क्या करते हैं?
तो अध्यापक क्या करता है, उस प्रश्न के संकेत के द्वारा हमें वहां तक पहुंचा देता है। और जब हम स्वयं वहां तक पहुंचते हैं तो जो काम हमने एक बार कर लिया उसके बाद वो स्थायी हो जाता है। एक तो हमने स्वयं कोशिश की उत्तर को जानने की, और उसके बाद में काफी प्रयत्न करने के बाद हमें उसका आंसर मिला, तो वो हमारे बहुत दिनों तक याद रहेगा, हमारी मेमोरी में सेव हो जाएगा, स्थायी रहेगा। तो ये जो प्रक्रिया है अनुबोधन वाली, इससे अधिगम में काफी हद तक क्या होती है, वृद्धि होती है, विस्तार होता है। आप ज्यादा सीख पाते हैं और सीख करके अपने व्यवहार में परिवर्तन कर पाते हैं। शैक्षिक संप्रेषण। देखिए शैक्षिक संप्रेषण क्या है। शैक्षिक संप्रेषण से तात्पर्य शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए संप्रेषण से होता है। यानी पढ़ाने का हमारा जो उद्देश्य है, हम जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए शैक्षिक संप्रेषण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे शिक्षक संदेश का स्रोत अथवा संदेश देने वाला व्यक्ति होता है तथा छात्र संदेश ग्रहण करने वाले स्टूडेंट या ग्रहण करने वाले होते हैं। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो संदेश देने वाला और एक संदेश ग्रहण करने वाला। तो यहाँ पर संदेश देने वाला यानी विषय वस्तु को आप तक पहुंचाने वाला कौन है, शिक्षक है। और संदेश ग्रहण करने वाले कौन है, छात्र हैं, जो विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। तो संप्रेषण दो व्यक्तियों के माध्यम से होता है, तो एक तरफ छात्र, एक तरफ वो विद्यार्थी। संप्रेषण का तात्पर्य है कम्युनिकेशन, वार्तालाप, बातचीत, विचार विमर्श, ठीक है। और शैक्षिक संप्रेषण से तात्पर्य है कि शैक्षणिक सामग्री के लिए किया जाने वाला संप्रेषण। विद्यार्थी के पास शैक्षणिक सामग्री अध्यापक भेजता है और बच्चे उसको ग्रहण करते हैं। तो जहां तक संदेश का प्रश्न है, यह संदेश कोर्स की विषय वस्तु या सहगामी क्रियाओं से संबंधित होता है और शिक्षक छात्रों को विषय वस्तु या प्रकरण स्पष्ट करने के लिए शैक्षणिक संप्रेषण में शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों ही प्रकार के संप्रेषण का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने का प्रयास करता है। ये जो संप्रेषण है, ये जो विचार विमर्श, वार्तालाप जो भी है, ये शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों हो सकते हैं। शाब्दिक मीन्स जैसे अभी मैं आपको बोल के बता रहा हूं और आप सामने से प्रश्न पूछेंगे, तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, विचार विमर्श, वार्तालाप जो हो रही है, ये शाब्दिक संप्रेषण है। और कुछ अशाब्दिक होते हैं, यानी यहां पर इशारा किया जाता है, संकेत किए जाते हैं, चीजें दिखाई जाती हैं और चार्ट मॉडल दिखाए जाते हैं। इसके द्वारा जो संप्रेषण होता है वो अशाब्दिक होता है। तो दोनों ही प्रकार के संप्रेषण का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जाता है, जिससे शिक्षक का वो शिक्षण जो है वो प्रभावशाली बनता है। और प्रभावशाली शिक्षण के लिए प्रभावशाली शैक्षिक संप्रेषण का होना अनिवार्य है। अगर आप प्रभावशाली ढंग से शिक्षण करवाना चाहते हैं तो आपका संप्रेषण, आपका वार्तालाप करने का तरीका बहुत ही प्रभावी होना चाहिए। आपका शैक्षिक संप्रेषण उचित होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। शैक्षिक संप्रेषण के अंतर्गत छात्रों को विभिन्न प्रकार के शैक्षिक नियम, सिद्धांत, नीतियां, शिक्षण की विधियां, पद्धतियां तथा निर्देशन एवं परामर्श आदि के साथ साथ संप्रेषण प्रक्रिया का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ अपना शैक्षिक संप्रेषण। तो मूल रूप से आप इसको ये समझ सकते हैं कि शिक्षक को विषय वस्तु तक पहुंचाने के लिए जो विचार विमर्श शाब्दिक और अशाब्दिक तरीके से किया जाता है वो शैक्षिक संप्रेषण होता है। तो ये कक्षा कक्ष की प्रतिक्रियाओं में या प्रक्रियाओं में शामिल किया गया है। और अब बात करते हैं अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। ये भी कक्षा कक्ष की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। शैक्षिक संप्रेषण जिसमें विषय वस्तु की बात की जाती है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण ये क्या है, ये और समझ लीजिए। देखिए, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की यदि हम कक्षा कक्ष से बाहर बात करें तो दो व्यक्तियों के बीच में होने वाले संप्रेषण को अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। लेकिन जब कक्षा में किसी छात्र और अध्यापक के बीच में बातचीत होती है, विचार विमर्श होता है, जब शैक्षणिक कार्य कंप्लीट हो गया, हमने कक्षा में बच्चों को जो पढ़ाना है, जो पढ़ना है, जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई। अब शिक्षक कुछ समय के लिए क्या करेगा, बच्चों से पर्सनल लेवल पर इंटरेक्ट होगा, उनसे बातचीत करेगा। और जब शिक्षक और बच्चे के बीच में विचार विमर्श होता है और शिक्षक एवं विद्यार्थी एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, तब शिक्षार्थियों को अधिकाधिक अनौपचारिक अंतःक्रिया के अवसर मिलते हैं।
तब शिक्षार्थियों को क्या मिलते हैं, अधिक से अधिक अनौपचारिक क्रिया के अवसर मिलते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अध्यापक के साथ जुड़ पाते हैं, दोनों मिलकर के विचार विमर्श करते हैं। शैक्षणिक चीज़ों से संबंधित ही होते हैं, लेकिन वो एकदम से विषय वस्तु के ठीक उसी पॉइंट टू पॉइंट के नहीं होते, बाकी वो एक अनौपचारिक वार्ता के द्वारा अध्यापक के साथ मिलकर के आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करते हैं। बहुत सारी अन्य क्रियाएं भी विद्यालय में होती हैं। आमतौर पर शिक्षण के दौरान कक्षा में अधिकांश शब्द जो हैं वो शिक्षक के द्वारा ही बोले जाते हैं, क्योंकि जब वो है शिक्षण करवा रहा होता है तो अध्यापक ही ज्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं और विद्यार्थी केवल श्रोता की तरह सुनते रहते हैं। अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण में बच्चों को अध्यापक से विचार विमर्श करने के लिए समय मिलता है। इस प्रकार कक्ष क्रियाकलाप शिक्षण को प्रभावी और सार्थक बनाते हैं। इन क्रियाकलापों में संगठित और असंगठित अधिगम अनुभव दोनों ही शामिल होते हैं, जैसे सुनना, पढ़ना, लिखना, अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रश्न पूछना, गाना, नृत्य, नाटक रचना, समस्या समाधान इत्यादि कक्ष क्रियाकलाप अधिगम को आनंददायक बनाते हैं। तो अब आपको यहां तक यह समझ में आ गया होगा कि कक्ष की प्रक्रियाएं क्यों जरूरी हैं और कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हमें करना चाहिए। अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण आपने देखा होगा कि कक्षा में जब शिक्षण का कार्य कंप्लीट हो जाता है तो शिक्षक कई बार बच्चों से बातचीत करने लग जाते हैं, विषय वस्तु के बारे में, आसपास के स्थानों के बारे में, भ्रमण के बारे में, पर्यटन के बारे में। तो ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी कक्षा की प्रतिक्रियाएं जरूरी हैं और सामाजिक अध्ययन की यदि कक्षा है तो ये और भी ज्यादा जरूरी बन जाती हैं। आप लैंग्वेज की कक्षाओं में, जैसे गणित शिक्षण है, लैंग्वेज की कक्षाओं में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ये जो कक्षाएं हैं, या फिर गणित का शिक्षण है या किसी सेपरेट विषय का शिक्षण, उसमें हम इस तरह की बातें नहीं कर सकते। लेकिन सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण है ये विस्तृत होता है। इसमें समाज के बारे में, व्यक्ति के खुद के बारे में, राष्ट्र के बारे में, विश्व के बारे में जानकारी बालक ग्रहण कर रहा होता है, तो वो शिक्षक से अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण करते हुए अपने ज्ञान को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकता है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में ये समझा कि सामाजिक अध्ययन के कक्ष में किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार के क्रियाकलाप और विमर्श होते हैं। परियोजना कार्य को हम किसी अलग वीडियो में समझेंगे। तो यहां तक कि यदि हम बात करें कक्ष की प्रतिक्रियाओं पर, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है आपकी, या कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप निसंकोच चैट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। आपको उसका आंसर अवश्य मिलेगा। आपका जो भी डाउट होगा उसका डाउट क्लियर सेशन के अंतर्गत, या आपको उसका रिप्लाई किसी भी माध्यम से हम जरूर देंगे। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर आप वीडियो को समझ पाए हैं तो आप इस कोर्स के बारे में अन्य अपने साथियों को भी बता सकते हैं और वीडियोज को शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद भारत।